अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रमोद ने अपने घर में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की संजू से कहा था कि अगर वह अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग करने वाले किसी स्टूडेंट को जानती है और जिसे पार्ट टाइम नौकरी की ज़रूरत है तो उसे ले आए। संजू 3 दिन बाद जिस लड़की को लाई वह कद में कुछ कम ऊंची पर गठा हुआ बदन, गोल चेहरा, रंग साफ बाल बॉब कट थे जो उसके गोल चेहरे को खूबसूरत बना रहे थे। पहनावे से वह आम लड़की दिखती थी, उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। जो भी हो, प्रमोद को अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग जानने वाले की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा पूछताछ किए बिना ही उस लड़की को अपने दफ्तर में टाइपिस्ट का काम दे दिया। उस लड़की ने अपना नाम जानकी बहादुर बताया था। शक्ल से वह किसी उत्तर पूर्वी प्रदेश की लगती थी। बाद में प्रमोद ने नाम से अंदाज़ा लगाया कि जानकी बहादुर नेपाल से आई किसी परिवार की लड़की है। उसे उस लड़की की राष्ट्रीयता से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। शुरू शुरू में प्रमोद जानकी को डिटेक्शन देता था, ज़्यादातर ईमेल, बिजनेस लेटर लिखवाता था। चूँकि वह कॉमर्स की छात्रा थी तो लेटर का कंटेंट समझने में उसे मुश्किल नहीं हुई, लेकिन टाइपिंग में स्पेलिंग की गलतियाँ होती थी। हो सकता है कि वह प्रमोद का अंग्रेजी उच्चारण समझ न पाती हो, या फिर हिंदी मीडियम से कॉमर्स करने के चलते कॉमर्स के तकनीकी अंग्रेजी शब्द उसके लिए अजनबी थे। इसलिए प्रमोद उसको डिटेक्शन न देकर खुद चिट्ठियाँ लिख कर देने लगा। 1-2 महीने में ही प्रमोद को यह देखकर बेहद हैरानी हुई कि अब उस लड़की द्वारा टाइप की गई चिट्ठियों में से गलतियाँ नदारद थी। एक दिन जानकी ने प्रमोद से कहा, सर क्या आप मुझे फुल टाइम के लिए दफ्तर में रख सकते हैं? तुम दफ्तर का और क्या कर सकती हो, जो भी करने को कहोगे, और कॉलेज में प्राइवेट पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है फिर, प्रमोद ने उससे पूछा, हिंदी की टाइपिंग कर सकती हो? 10-15 दिन में सीख लूँगी, जानकी ने बड़े यकीन के साथ कहा। प्रमोद के पास इस बात पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि 2-3 महीनों में ही वह काम के प्रति उसकी लगन देखकर हैरान था। जानकी न तो दफ्तर बंद होते ही वह घर भागती थी और न ही उसने कभी बहाना किया कि सर मेरे पास काम बहुत है या फिर 5 बज गए हैं। बॉस को और क्या चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा काम और अच्छे ढंग से किया गया काम। देखते ही देखते प्रमोद जानकी पर पूरी तरह निर्भर हो गया। पर न केवल दफ्तर के कामों में माहिर हो गई, बल्कि प्रमोद ने दफ्तर के बाहर का काम भी उसे सौंप दिया। स्टेशनरी खरीदना, ऑर्डर भेजना, रिसीव करना, हिसाब किताब रखना वगैरह। वह एक एक पैसे का हिसाब रखती थी और सच पूछो तो उससे हिसाब मांगने की प्रमोद को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बार प्रमोद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। जानकी चाहती थी कि उसका शहर में कोई अपना नहीं है, तो वह 1 हफ्ते तक अस्पताल में रात दिन एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करती रही। प्रमोद ने इस दौरान दफ्तर में अपना काम जानकी को करने को कहा तो उसने बड़ी खुशी से उसे स्वीकारा और निभाया। अस्पताल ने प्रमोद ने जानकी से पूछा, मेरे लिए जो तुम इतना कर रही हो, क्या इसके लिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछा था? हाँ सर, रात में अस्पताल में रहने के लिए ज़रूर पूछा था। अस्पताल से छुट्टी देते हुए डॉक्टर ने प्रमोद से कहा था, उम्र ज़्यादा होने के चलते आपका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ समय और आराम की ज़रूरत है। कुछ दिन आप दफ्तर के कामों में मत पड़िए। डॉक्टर की सलाह मानकर प्रमोद ने दफ्तर से 3-4 महीने की छुट्टी लेने का निश्चय किया। वह अपने बेटे के पास बेंगलुरु जाना चाहता था, पर इतने लंबे समय तक दफ्तर कौन संभालेगा। प्रमोद ने कुछ सोचकर स्टाफ की मीटिंग बुलाई और बात की। प्रमोद जानकी को जिम्मेदारी सौंपना चाहता था, पर उसने जैसे ही उसका नाम लिया स्टाफ की दूसरी लड़कियां भड़क गई। सर वह जूनियर है, एक लड़की बोली। आपको यह जिम्मेदारी मिसेज दीक्षित को देनी चाहिए, जो पिछले 10 साल से इस दफ्तर में काम कर रही है, दूसरी लड़की बोली। सर जानकी को दफ्तर में आए 1.5 साल ही हुआ है और आप उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, तीसरी लड़की ने कहा। वह नेपाली है, एक और लड़की बोली। अब प्रमोद से सह नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि तनाव से बचना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पर यह आखिरी वाक्य उसे गाली जैसा लगा तो उसे कहना पड़ा, तो क्या हुआ, हमारी संस्था के प्रति उसकी निष्ठा आप सबसे कहीं ज़्यादा है। वह संस्था को अपना समझकर काम करती है, केवल तनख्वाह के लिए नहीं। प्रमोद लेक्चर दे रहा था और स्टाफ सिर झुकाए सुन रहा था। 5 बजे दफ्तर बंद हुआ तो मिसेज दीक्षित प्रमोद के पास आई। सर मुझे आपसे एक बात कहनी है, मिसेज दीक्षित बोली। उम्मीद है तुम्हारी परेशानी सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, प्रमोद ने कहा। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मिसेज दीक्षित ने कहा। नहीं बोलो, प्रमोद बोला। वो थोड़ी देर तक चुप रही, शायद सोचती रही कि बोले कि न बोले। फिर उन्हें लंबी सांस ली और कहा, सर यह किसी के खिलाफ शिकायत नहीं है, पर आपको बताना जरूरी है सर, जानकी जिस रेलवे कॉलोनी में रहती है मैं भी वहीं रहती हूँ, उसका और मेरा क्वार्टर दूर नहीं है। सर आप बुरा मत मानना, जानकी के पिता शराबी है, उनके घर में आए दिन लड़ाई होती रहती है। उधार की शराब पी पी कर उन पर इतना कर्ज हो गया है कि कर्ज देने वाले हर दिन उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। कॉलोनी वाले इस बात की शिकायत रेलवे मंडल अधिकारी से भी कर चुके हैं। प्रमोद ने मिसेज दीक्षित की बात काट कर कहा,
तो इन बातों का हमारे दफ्तर से क्या संबंध है, या फिर जानकी का क्या संबंध है? ये बातें तो मैं भी जानता हूँ। जी। मिसेज दीक्षित की आंखें हैरानी से फैल गई। प्रमोद ने उनसे कहा, वह कुर्सी खींच लीजिए और बैठ जाइए। प्रमोद का दफ्तर एक अमेरिकी मिशनरी के पुराने बंगले में था। उस मिशनरी के लौट आने के बाद प्रमोद की संस्था ने उसको खरीद लिया था। आधे में दफ्तर और आधे में उसका घर। पत्नी की मौत के बाद प्रमोद अकेला ही कोठी में रहता था और संस्था चलाता था। संस्था प्रकाशन का काम करती थी और प्रमोद उसका संपादक था। सारे प्रकाशन की जिम्मेदारी उस पर ही थी। प्रमोद ने मिसेज दीक्षित से कहा, जानकी ने खुद मुझे अपने परिवार के बारे में बताया है। आज से 40 साल पहले जानकी के पिता उसकी माँ को भगाकर भारत में लाए थे। वे नेपाल से सीधे जबलपुर कैसे पहुंचे, यह वह भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। पहले वे रेलवे के किसी अफसर के यहाँ खाना बनाते थे और उसी के गेस्ट हाउस में रहते थे। परिवार में लड़ाई झगड़े तो तब शुरू हुए जब जानकी की माँ ने हर साल लड़कियों को जन्म देना शुरू किया। यह सिलसिला तभी रुका जब एक दिन जानकी के पिता अचानक नेपाल भागे। उनकी पत्नी अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ जबलपुर में रह गई। वैसे जबलपुर में नेपालियों की आबादी कम नहीं है। इनकी वफादारी और ईमानदारी के चलते जहाँ भी चौकीदार की जरूरत पड़ती है वहाँ ये लोग ही काम को मिलेंगे। हाँ, अब होटलों में चाइनीज फूड बनाने वाले भी नेपाली मिलने लगे हैं। ऐसे ही दूर के एक रिश्तेदार ने 3 बच्चियों की माँ को सहारा दिया। उसका अपना छोटा सा ढाबा था। बच्चियों को सिखाया गया कि उसे मामा कहो। बच्चियों के वे मामा समझदार थे। उन्होंने बिना देर किए तीनों लड़कियों को सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। मामा के साथ यह परिवार खुशी खुशी दिन बिता रहा था कि कुछ सालों बाद जानकी के पिता एक और नेपाली लड़की को लेकर जबलपुर आ टपके। उन्होंने एक रेलवे अफसर को खुश करके उनके रिटायरमेंट के पहले रेलवे अस्पताल में मरीजों को खाना खिलाने की नौकरी पाली। इतना ही नहीं, नौकरी के साथ रेलवे क्वार्टर भी मिल गया। उधर जानकी अपनी माँ और बहनों के साथ अपने दूर के रिश्तेदार के साथ रहकर बड़ी हो रही थी। जानकी की माँ को खबर मिली कि जिस लड़की को उसके पति नेपाल से लाए थे वह उन्हें छोड़कर वापस नेपाल चली गई है। ढलती उम्र और अकेलेपन ने जानकी के पिता को अपने परिवार में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब जबलपुर के हवा पानी ने जानकी की माँ को काफ़ी समझदार बना दिया। उनमें सम्मान की भावना जाग उठी थी और वे जान चुकी थी कि उनका और उनकी लड़कियों का फायदा किसके साथ रहने में जा। लिहाजा उन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। इससे उनके पति की मर्दानगी को गहरी ठेस लगी और वे अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए शराबी बन गए और रेलवे अस्पताल के सूदखोर काले खां से उधार पैसा लेकर वे शराब पीने लगे। यह सब जानकी की माँ से देखा न गया। पति की घर वापसी हुई पर वे उनकी लत न छुड़ा सकी। नशे की हालत में जानकी के पिता अपनी पत्नी को कोसते हैं तो वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देती है। बेटी अपने माँ बाप में बीच बचाव करती है। कॉलोनी वाले तमाशे का मुफ्त मजा लेते हैं। ऐसे माहौल में जानकी की माँ का जिंदगी बिताना क्या आपके दिल में हमदर्दी पैदा नहीं करता? मिसेज दीक्षित, अगर कोई कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो क्या हमें अपना हाथ बढ़ाकर उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए? मिसेज दीक्षित भरे गले से बोली, सॉरी सर।